बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहली मरतबा वो सियासत में आई तो मेरी उनके बारे में अच्छी राय इस हवाले से नहीं थी क्योंकि खर ख़ानदान को हम सिर्फ मुस्तफ़ा खर साहब के हवाले से जानते थे और वो रिश्ते में यकीनन उनकी भतीजी थी। लेकिन बाद में हमने देखा कि उनकी सियासत कई हवालों से मुख्तलिफ है और उनकी शख्सियत भी कई हवालों से मुख्तलिफ है। उस हवाले से तो राय मस्बत हो गई, लेकिन जब उनको वज़ीर ख़ारजा नामज़द किया गया गिलानी साहब की हुकूमत में, तो मैंने पहला मुखालिफाना कालम लिखा और उस पर तनकीद की। मेरा ख़्याल था कि उनको अगर कोई तजुर्बा और एक्सपीरियंस है तो वो फ़ाइनांस के सेक्टर में है और इस मैदान में तो वो नहीं है। और फिर ये भी था कि वो पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई चैलेंजिंग दौर था फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, लेकिन उस मुख्तसर अरसे में उन्होंने इतनी बेहतर कारकर्दगी दिखाई कि हम जैसे नक्कादों को और सताइश में बखील लोगों को भी न सिर्फ अपनी तारीफ़ पे मजबूर कर दिया बल्कि इस राय पे भी मजबूर कर दिया कि माजी करीब में वो पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन फ़ॉरेन मिनिस्टर थी। आज हमने उनको ज़हमत दी है, उनसे ख़ारजा पॉलिसी से मुतालिक भी बात होगी चूँकि वो फ़ाइनांस को भी समझती है और इस वक्त पाकिस्तान एक माशी बहरान से गुज़र रहा है। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रही है फ़ाइनांस की भी, और एजुकेशन भी उनकी ऐसी है कि जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तो उनसे माशी सूरत हाल पे भी बात होगी, लेकिन थोड़ा सा खिलाफ रवायत और उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ उनकी ज़ाती ज़िंदगी और उनके कैरियर से मुतालिक भी बात होगी। यकीनन आप पहचान गए होंगे आज के जरगे की मेहमान जनाब मोहतरमा हिना रब्बानी खर साहिबा। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले कैसे आई आप सियासत में? ये बात दुरुस्त है कि पहली मरतबा जब आपकी कैंपेन हो रही थी तो आप ख़ुद कैंपेन में एक्टिव भी नहीं थी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली दुरुस्त है। और आपने मेरे चाचा का रेफरेंस किया एंड ऑब्वियसली एज अ चाचा मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बट मेरी परवरिश और मेरी सियासत में अगर किसी का इन्फ्लुएंस रहा है तो वो यकीनन मेरे वालिद का रहा है। और मैं उस वक्त फ़ौरन मास्टर्स करके आई थी और मुशर्रफ साहब ने एक शर्त लगाई थी कि जो ग्रेजुएट नहीं है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट्स ने ग्रेजुएट डिग्रीज़ ख़रीद ली। मेरे वालिद पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट होता है ये, अगर आप ऑनेस्ट हो पाकिस्तान में ना आपको सियासत करनी चाहिए ना कुछ और करना चाहिए शायद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। तो उन्होंने मुझे खड़ा किया और उस वक्त हमारा बिल्कुल उन्होंने मेरी कैंपेन चलाई और मैं खड़ी हुई और पूरी खालिसतन उन्होंने मेरी कैंपेन चलाई। अच्छा, ये क्या वजह है जब भी पाकिस्तान में सियासत के हवाले से किसी इर्तियाश का ज़िक्र आता है, किसी तहरीक का ज़िक्र आता है, किसी साजिश का ज़िक्र आता है, कुछ और हवालों से, तो उसमें ग़ुलाम मुस्तफ़ा कर का नाम ज़रूर होता है। आपके वालिद साहब MNA भी रहे, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उसमें से किसी हवाले से उनका नाम और ज़िक्र नहीं आता। मेरे वालिद साहब MNA एक दफ़ा नहीं रहे जी, माशाल्लाह वो 2 दफ़ा MNA इलेक्ट हुए। हाँ, बल्कि तीसरी दफ़ा MNA, उससे पहले 3 दफ़ा MPA रहे। वो MPA रह के प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे, जब फेडरल कैबिनेट में थे तो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा भी थे। क्योंकि वो बड़ी साफ़ सुथरी टू द पॉइंट प्रिसाइज़ इलाके की हद तक सियासत करते रहे और बड़ी मेहनत की, सियासत में भी बड़ी मेहनत की, अपनी माशाल्लाह ज़मीनों में भी बड़ी मेहनत की। तो वो कहते हैं ना माइंड योर ओन बिजनेस टाइप का, वेरी खरा इंसान और खरी बात और खरा वो साजिशों में किसी को लेन देन में इस तरह की किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते। सो दैट्स हू ही इज़। और इसी वजह से शायद उनका इतना, जैसा आपने कहा, नाम उस तरह की चीज़ों में नहीं आता। अच्छा, खर ख़ानदान और फिर उसके सरदार एक लिहाज से, नहीं सरदार नहीं है हम, सरदार और लोग हैं हम नहीं, लेकिन खैर हाँ। सरदारों वाली हैसियत है बहरहाल उस फैमिली की। तो फिर ये कि आपके पहले इलेक्शन कैंपेन में आपके पोस्टर पे आपकी तस्वीर भी शायद नहीं थी। उसके साथ साथ आप शायद उन चंद सियासतदानों में जो साथ बिजनेस भी कर रहे हैं और रेस्टोरेंट और इस चीज़ का, ये क्यों और ख़ानदान ने कैसे अलाउ किया कि खर ख़ानदान की एक खातून जाके रेस्टोरेंट चलाए? नहीं, उन्होंने तो बहुत कुछ अलाउ किया। हाँ। मेरी जो आई थिंक मेरी वालदा का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। वो एक बहुत ही मेरे वालिद भी, जबकि एक बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं और कंजर्वेटिव माशरे में और कंजर्वेटिव फैमिली, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली। तो हमारी फैमिली में पहले हम बच्चियाँ थीं जिन्होंने पढ़ाई भी की, वलैत भी गए पढ़ाई के लिए, काम भी किया, जॉब्स भी की, बिकॉज़ मेरे दोनों माँ बाप ने हमें पूरी तरह उस पर सपोर्ट किया।
मतलब ये तो चलें बिज़नेस तो बड़े लोग करने देते हैं, मैं एज अ स्टूडेंट K2 के बेस कैंप तक गई और इजाज़त मिली, मैंने एज अ स्टूडेंट पोलो खेली, इजाज़त मिली। मतलब ये एक ऐसे माशरे से और ऐसी फैमिली से आके, सो मैं तो आई एम देयरफॉर अ फ़ैन ऑफ माई पेरेंट्स। अच्छा, यकीनन तो आपका बतौर फ़ॉरेन मिनिस्टर जो किरदार रहा, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को आपने अपना फ़ैन बना दिया। उसमें एक कुछ लोग कि जी एक गरीब मुल्क की वज़ीर ख़ारजा, जो ख़ुसूसन आपके इंडिया के दौर में पर्स का भी बहुत ज़िक्र हुआ कि जी बहुत लेविश स्टाइल रहा आपकी ज़िंदगी का। देखिए साफ़ी साहब, ये बड़ी एक हमारी मैं बदकिस्मती कहूँगी, क्योंकि मुझे आपने ये शुरू में बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैंने कभी भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें लोग कहें कि मैं अपने बच्चों को लेके आऊँ, अपने खावन को लेके आऊँ, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करूँ, मेरे नज़र में माई पर्सनल लाइफ इज़ नन ऑफ द पब्लिक्स बिजनेस। ठीक है जी, मैं कुछ गलत करूँ तो यकीनन पब्लिक उस पर तनकीद करे, लेकिन एक पॉलिटिशियन को ये इजाज़त देनी चाहिए कि उसकी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही रहे और पब्लिक डिस्प्ले ना बन जाए। और मैं तो इसके ऊपर आई एम वेरी वेरी टची अबाउट इट ऑल्सो। लेकिन जहाँ तक बात आई कि जी मैं जिस तरीके से जब सियासत एंटर की 2002 में, उस तरह जिस तरीके से तैयार होती तो मेरे ख्याल से एक ज़रा सिंपल उसी तरह पूरी ज़िंदगी मतलब गुजर गई उसी तरह। और मुझे ख़ुद ताजुब होता है क्योंकि मैं कभी बड़ी पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअली वेरी वेरी साउंड औरतों से भी मिलती हूँ सोशल गैदरिंग्स में, तो मुझे कहती हैं ओह आंट यू द फॉरेन मिनिस्टर विद द बैग। तो मेरा जवाब उनको ये होता है हु वेंट टू इंडिया विद द बैग, सो मेरा जवाब उनको ये होता है आई एम ऑल्सो द फॉरेन मिनिस्टर हु नॉर्मलाइज्ड ट्रेड रिजीम विद इंडिया, आई एम ऑल्सो द फॉरेन मिनिस्टर who deregulated visa regime with India and made it much more easier. But yes, I am the foreign minister with the bag because I am a woman. ठीक है जी, बिकॉज मैं औरत हूँ इसलिए मेरा बैग, मैंने क्या पहना है वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा मुझे और मेरा काम मुझे कम रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, उसमें नहीं जाते, आपकी ज़ाती ज़िंदगी मुनासिब भी नहीं है, लेकिन जो आपकी सियासी ज़िंदगी है और ख़ुसूसन उससे रिलेटेड जो आपके माली मामलात हैं, वो ये कि कहा जाता है कि जी आप डिफ़ाल्टर हैं। देखिए, मेरे नज़र में ये मेरी खुशकिस्मती आप समझ लें, क्योंकि मेरे ऊपर बेसलेस इल्ज़ामात इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि मैं 10 साल हुकूमत में रही और जिन मिनिस्ट्रीज़ में रही उनमें कभी मैंने माशाल्लाह मतलब पॉलिसी की, काम किया, दिन रात काम किया। मुझे लगता है मैंने अपने बिज़नेस में काम किया और हुकूमत पाकिस्तान में ज़्यादा काम किया, दिल लगा के काम किया, बिकॉज मैंने कोई फेवर नहीं किया। एक ज़िम्मेवारी मिली, अल्लाह की तरफ से मिली, बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी मिली और उस ज़िम्मेवारी को टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, बियॉन्ड माई एबिलिटी आई थिंक मैंने पूरा करने की, फाइनेंस डिवीज़न में भी और फॉरेन अफेयर्स में भी। और ये जो डिफ़ॉल्टिंग वगैरह की ये चीज़ जब मैं फॉरेन मिनिस्टर थी उस वक्त से एक कैंपेन शुरू हुई है। दिस हैज़ टू डू विद अ कंपनी जिसका मेरे साथ दूर दूर से मैं ना कभी ज़िंदगी में शेयर होल्डर रही हूँ ना कभी रहूँगी। वो मेरे खावंद मेरी शादी से पहले 26% माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उस कंपनी में। अब उस कंपनी से ना नीदर माई बेनिफिशरी नॉर डायरेक्ट बेनिफिशरी, मेरा किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक चीज़ से मेरे ऊपर कीचड़ उठाया जा सकता है। लेकिन जिस हुकूमत में आप वज़ीर थी उस हुकूमत का हिस्सा रहने वाले फवाद चौधरी साहब, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान की हैसियत से दावा भी किया, संगीन इल्ज़ाम भी लगाया। इसीलिए उनको आज डेफेमेशन नोटिस उनके घर शायद पहुंच जाएगा, हमने भेज दिया, बिकॉज़ इस किस्म की डेफेमेशन मैं रिएक्ट भी नहीं करती। देखिए, मेरा मानना ये है आपका कैरेक्टर और पे किसी को तनकीद करनी है जितनी मर्ज़ी कर दें, आपके बिहेवियर पे तनकीद करनी है, आपके फाइनेंशियल जिस पे मर्ज़ी, अगर आप अपना काम करते हैं। अगर मैं तनकीद को रिएक्ट करना शुरू कर दूँ, मेरे पास तो बहुत रोल्स हैं। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़ाती रोल्स भी हैं, आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर, आई एम अ वाइफ, आई हैव अ पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई अर्न माई ओन लिविंग, आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल। सो हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में जो भी हो वो जायज़ काम, बिकॉज मेरा काम वो नहीं है जो मेरे साथ एसोसिएट करते हैं। मेरा काम एक रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस है जो माशाल्लाह मैंने अपनी फ्रेंड के साथ शुरू किया एज अ यंग अडल्ट में, जब पॉलिटिक्स मतलब 2002 के इस आसपास ही, और माशाल्लाह हमने 1 से 6 बनाए, उनमें से 3 खसारे की वजह से बंद भी कर दिए, 3 माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं, अल्लाह करे और भी करें, उसमें भी दिन रात की मेहनत की ज़रूरत होती है। सो मेरे नज़र में इंसान या काम कर सकता है बोथ बिज़नेस, पार्लियामेंट्री, अदर, या प्रोग्रेसिव, डेवलपिंग और पॉजिटिव काम कर सकता है, या तनकीद वालों के जवाब दे सकता है। मैं तनकीद वालों के जवाब देने में बिलीव नहीं करती, और आजकल के जो हालात बने हुए हैं उनमें उसका एक बहुत बड़ा टोल होता है, एक बहुत बड़ा, आई थिंक आई सफ़र। लेकिन ये सिर्फ फवाद चौधरी का मामला नहीं है,
कौमी एहतसाब ब्यूरो भी इंक्वायरीज़ कर रहा है आपके वालिद साहब के मामलात की भी, आपकी भी, तो अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो फिर नैब क्यों पीछे पड़ा हुआ है? देखिए, मैं उसके ऊपर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि अगर मैंने नैब का इंक्वायरी प्रोसेस के बारे में बात करना शुरू कर दी तो इट विल बी परहैप्स डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है जी, बिकॉज मैं PSC की मेंबर हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। वहाँ पे मैंने ये बात 2-3 दफ़ा रेज़ की कि जी जो PSC से ऑडिटर जनरल से हो के PSC के पास जाके हम कंप्लेंट्स भेजते हैं नैब को, वो 15-15 साल गुजर जाते हैं, उन पे पूरा ड्यू प्रोसेस हुआ है, आप उन पे हमें कुछ बताने के जोगे नहीं है। और हमारा अगर कोई हरीफ, एक पर्सनल हरीफ इस किस्म की एक्यूजेशंस लगाता है कि जी ये ट्रैवल करती थी, इनकी फैमिली के साथ ट्रैवल करती थी, इनकी वालदा का स्कूल है, आपका बिजनेस है, भाई है, आपके वालिद ने ज़मीनें बनाई, उन्होंने खून पसीने की कमाई करके ज़मीनें बनाई और अल्लाह करे और भी बनाए, खून पसीने। मतलब देखिए, मैं अपने काम को बड़ा सिंपल समझती हूँ कंपेयर टू एग्रीकल्चर। आप ज़रा एग्रीकल्चर में से पाकिस्तान में पैसे कमा के दिखाएं, खून पसीने की कमाई है ये। आपने बताया कि मेरे वालिद का इसीलिए बिकॉज ही वॉज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रियल वर्क। मतलब मुझे बहुत अफसोस होता है जो हमने पाकिस्तानी सियासत के साथ अब कर दिया है साफ़ी साहब, बिकॉज ऑनेस्टली मैं 15 साल गुजार चुकी हूँ सियासत में। मैंने इस तरह का पॉइंट्स किए, पॉलिसी के पॉइंट्स किए, मुझे जवाब क्या मिला? आप डिफ़ॉल्टर हैं। जवाब क्या मिला? आप पर्ल्स और नेकलेसेस की फॉरेन पॉलिसी करती हैं। जवाब क्या मिला कि आपका ख़ानदान ऐसा। मतलब दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव बीन रिड्यूस्ड टू। अच्छा, एक सवाल अगर आप माइंड ना करें, आप भी बिज़नेस कर रही हैं, आपके मियाँ भी बिज़नेस कर रहे हैं, वालिद साहब ने खून पसीने की कमाई से ये सब कुछ बनाया है, यानी आप लोगों को करप्शन में, माल कमाने में इस तरीके से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो फिर आप जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी में क्यों हैं? नहीं, देखें, आई थिंक दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक। सिंपली मैं पीपल्स पार्टी में उसकी आइडियोलॉजी की वजह से हूँ। एंड आई थिंक अगर आप 2008 में देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत आई, तो आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें। आज हम पार्लियामेंट में बैठे हुए, अयाज सादिक साहब, में नवीद कमर साहब, खुर्शीद साहब, हम ये बात कर रहे थे, और अयाज सादिक साहब जो कि हमारी तो पार्टी में नहीं है, वो ये कह रहे थे कि जी 2008 में हमने ये देखा कि हमें गुस्सा चढ़ते थे, हमने हुकूमत को कुछ कहना होता था, हम बहुत बोलते थे। दूसरी तरफ से पार्लियामेंट में बैठे हुए सिर्फ हमें स्माइल्स मिलती थी, मुस्कुराहटें मिलती थी। जब हमारा जोश जुनून ठंडा हो जाता था, आपको बोल भूल के, तो वो हमारे पास कोई आता था कि जी ये लेजिस्लेशन है, हमें हेल्प करने, उसमें हम हेल्प कर देते थे, या हम कहते थे नहीं हमने ये अमेंडमेंट करनी है। इस वक्त क्या है माहौल? इस वक्त माहौल है कि वो अभी तक कंटेनर पे खड़े में और वो कहते हैं कि गाली गलूच हम सबसे ज़्यादा देंगे, और आप लोग अभी ऑपोजिशन में भी ये सब कुछ बर्दाश्त करें। एंड ऑपोजिशन इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्ट लाइक गवर्नमेंट। कितनी लेजिस्लेशन लेके आए हैं कल, क्योंकि पूरा TV आपका चलाता रहा कि जी पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा। पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन लाना किसका काम है? अगर आप ऑपोजिशन से पूछते हैं, हमारी तो प्राइवेट मेंबर्स डे 1 होता है ट्यूसडे को, उसमें मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ, 200 से ज़्यादा लेजिस्लेशन आई हुई हैं, हुकूमत उसको रिजेक्ट कर देती है। You see, हुकूमत अपने आप को हुकूमत समझ ही नहीं रही है। They're running away from the responsibility that has been put on their shoulders by the people of Pakistan. Because वो अभी तक समझ रहे हैं कि वो Really by the people of Pakistan? By, let's assume for us, you know, कि हम तो यही मानेंगे ना कि चले let's take a break। नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आए तो हिना रबानी कर साहबा से पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस पे भी बात होगी, फॉरेन पॉलिसी पे भी और मईशत पे भी। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा और कौमी असम्बली की रुकन मुख्तरमा हिना रबानी खर साहिबा। इस पार्लियामेंट में आप लोगों को वाहिद एक एजाज़ हासिल है कि आपके भाई भी मेंबर पार्लियामेंट है और आप भी हैं। किस तरह मुख्तलिफ पाया इस पार्लियामेंट को माजी के पार्लियामेंट से? किस तरह मुख्तलिफ पाया? आई थिंक ये पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट के आदाब, पार्लियामेंट के तरीके, पार्लियामेंट की रवायतें, पार्लियामेंट का काम कुछ भी नहीं नज़र आ रहा फ़िलहाल। ठीक है, मुझे अगर आप, मैं आई एम नॉट अ कंस्पिरेसी थियरिस्ट, बट मुझे ऑलमोस्ट ये लगता है कि ये गवर्नमेंट खुद पार्लियामेंट को एक होता है ना, रडरलेस तो दूर की बात, पार्लियामेंट को इनफेक्टिव करने की ऑलमोस्ट कोशिश करती है। वजह क्या है? इसमें तो बड़े हेवी वेट्स हैं, जरदारी साहब खुद हैं, बिलावल साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब जैसे लोग हैं। देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात है ना, बिकॉज देखिए ओनर्स हमेशा अपोजिशन पे जा ही नहीं सकता। गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ आई है कि इस पर आप हमारे साथ बैठ के, गवर्नमेंट की तरफ से क्या आई है? चीख पुकार, चोर डाकू गंदे ख़राब। हमारे आधे लोग आपके पास बैठे हुए हैं, आप लोग अच्छे हैं, फिर भी जो हमारे लोग आपके पास चले जाते हैं वो अच्छे हो जाते हैं।
आपको कहते हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी से मुल्क में डिज़ास्टर आया, फिर हमारे ही जो हमारे साथ हमारे सेनेटर भी थे, हमारे रिस्पेक्टेड मैन हफीज़ शेख साहब, उन्हीं को आप इकोनॉमिक पॉलिसी का हेड बना देते हैं या इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। तो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा उनके वज़ीर ख़ारजा बने, पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर उनके फाइनेंस मिनिस्टर बने, पीपल्स पार्टी की वज़ीर इत्तलात उनकी मुशीर इत्तलात बनी। तो फिर तो आप लोगों को इस हुकूमत पर रत्ती भर एतराज़ नहीं करना चाहिए। अब तो सारी टीम है आपकी, तो सब कुछ उसी तरह हो रहा होगा। आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो जो पीपल्स पार्टी से सब कुछ सीख के गए थे वो शायद भुला देते हैं। अभी हमने जो फोपास देखे हैं फॉरेन ऑफिस में, इवन फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, ईरान ट्रिप को देख लें। देखिए कल मैं यकीन माने साफ़ी साहब, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, रिएक्टिव कभी नहीं होना। हमने फॉरेन पॉलिसी में भी ये कहा, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी मस्ट नॉट बी रिएक्टिव। तो अगर दूसरी तरफ से चीख पुकार रही है आलम गलोच, लेकिन इस पर उस रोज़ मैंने देखा कि असम्बली में आप बड़ी रिएक्टिव भी नज़र आ रही थी, गुस्से में भी नज़र आ रही थी, यानी वो बिल्कुल एक डिफरेंट आई थिंक रिएक्टिव करती। वजह क्या थी? आई थिंक मेरा द स्टाइल ऑफ डिलीवरी इज़ नॉट, वो मेरा टिपिकल स्टाइल नहीं है, और मैं कोशिश करती हूँ इस तरह का स्टाइल कब ना बने। बट आई थिंक वो वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के वही बातें सुन के, बिकॉज जब शीरीन मज़ारी साहब उठी एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन्होंने फिर से वही बातें की। मोदी के दोस्त हैं, मोदी को अपने घर बुलाया, नवाज शरीफ साहब के बारे में, जो कि आई हैव नो लव लॉस्ट। साहिब और साहिबा का आजकल बड़ा चक्कर बन गया, आपके मुंह से निकल गया शीरीन मज़ारी साहब। नहीं प्लीज, आई डोंट इस तरह की कोई बात मैं बिल्कुल कभी ज़िंदगी में ना अल्लाह करे करूँ, ना कभी मैं अपने लिए भी दिस इज़ कम्प्लीटली, मैं इस तरह की ज़ातियात और फजूल घटिया सियासत में कभी बिलीव नहीं करती हूँ। और कल भी देखें मेरा लहजा ज़रा अग्रेसिव था। बात में क्या कर रही थी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट 4 पॉलिसी पॉइंट्स। मैं वो चारों पॉलिसी पॉइंट्स पे अभी भी स्टिक करती हूँ, पूरी तरह स्टिक करती हूँ। आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर मेड मेजर गैप्स इन ईरान। आपने अभी उनकी स्टेटमेंट देखी है, मैंने वो सामने अपने रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कैटेगोरिकली कहा, मैं ये नहीं कहती कि वो मुल्क दुश्मन है, हम इस तरह की चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते। मैं हर जो बंदा किसी और को मुल्क दुश्मन कहता है, किसी सियासत को, आई जज हिम और हर इनक्रेडिबली, बिकॉज आप गंदी घटिया सियासत करें, लेकिन आप हर किसी को मुल्क दुश्मन बनाते हैं। आपकी ट्वीट है जब ख्वाजा आसिफ ने कहा एज फॉरेन मिनिस्टर कि जी टेररिस्ट ग्रुप शायद हों, तो आपकी ट्वीट है कि एज फॉरेन मिनिस्टर आप नहीं कह सकते। तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर एज प्राइम मिनिस्टर उनके सदर के साथ बैठे हुए ये कह सकते हैं कि जी हमारी सॉइल हैज़ बीन यूज्ड अगेंस्ट ईरान? अगर उनके सदर भी यही स्टेटमेंट देते कि हाँ हमारी सॉइल हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट पाकिस्तान, कम्प्लीटली फाइन। ये चीज़ें आप पहले बात कर लेते लेकिन ये अब आप लोगों ने पीटीआई वाला रवैया नहीं अपना लिया, क्योंकि माजी में जब इस तरह कोई आप लोगों की तरफ से हकीकत पसंदे पे मबनी स्टेटमेंट आ जाती थी तो उनकी तरफ से जी गद्दारी हो गई, ये हो गई, तो अब आप लोग ठीक है वो फतवा नहीं लगा रहे, लेकिन आप लोग भी इल्ज़ाम तो वही लगा रहे। आप इल्ज़ाम देखें, इल्ज़ाम में और पॉइंटिंग आउट इन एरर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम इनके ऊपर ये नहीं कह रहे हैं कि नियत मुल्क दुश्मनी की है, कि इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की, इनको निकालें, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट एक बड़ी फ़ाइन बैलेंसिंग एक्ट है। आपने यकीनन जो सच्चाई है उसको एतराफ़ करना होता है, और आपके पास बंद कमरे फॉर लॉन्ग मीटिंग्स होते हैं जिसमें आप इस तरह की बातें कैजुअली खुले तरह से उनके साथ करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे रवैया तो देखें, क्या फ़ॉरेन ऑफिस किसी और गवर्नमेंट का है? क्योंकि उसने तो 2 दिन पहले, कल अख्तर मेंगल साहब ने आज पार्लियामेंट में कहा कि जो इंसिडेंट हुआ वो 400 मील दूर हुआ। आपने फॉरेन ऑफिस ने, जब आपका प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहा था, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी डायरेक्ट टॉक्स की, बोथ विद द सुप्रीम लीडर एंड द प्रेसिडेंट, आपने एक काफ़ी एग्रेसिव टोन में आपने एक इशू की स्टेटमेंट कि जी हमारे हाँ जो दहशतगर्दी हुई है वहाँ से ईरान से लोग आए हैं और ईरान में वापस चले गए हैं, हमने आपको बहुत दफ़ा कहा है आप इसका ख्याल रखें। ये आपका फॉरेन ऑफिस कह रहा है 2 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर आई थिंक उसी चीज़ के वेट में आके उसको ख़त्म करने के चक्रों में या उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म करने के चक्रों में वो कहीं और चले जाते हैं, फिर वो घर वापस आते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट वाज मिसरिप्रेजेंटेड, ही वाज टॉकिंग अबाउट non-state actors using Pakistani soil under foreign influence to carry out activities in Pakistan. उन्होंने तो पाकिस्तान की बात ही नहीं की। He was talking about Iran. He said Pakistan soil was used against Iran. तो मतलब आप समझ रहे हैं हम सारे बेवकूफ़ बैठे हुए, हम आपकी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, हम आपकी स्टेटमेंट्स नहीं सुनेंगे, हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि कहाँ आप पाकिस्तान को एम्बैरस करें। सलीम साहब प्लीज़ डू नॉट इक्वेट हम जो कह रहे हैं विद व्हाट दे से। हम इनको मुल्क दुश्मन नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं आप प्लीज़ फॉरेन पॉलिसी ज़रा तरीके से सोच समझ के लोगों से कंसल्ट करके क्या एक्सेप्टेबल है
क्या नहीं है। और इसका मैं आपको बताऊं, कल को खुदा ना खास्ता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी क्यों इतनी अहम होती है और नाजुक होती है, कल को खुदा ना खास्ता 2 दिन बाद ईरान में कोई अटैक होता है, जैसे उन्होंने पहले कहा, ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, इस दफ़ा फिर से वो कहते हैं, तो उनको वो आपकी स्टेटमेंट आपके प्राइम मिनिस्टर की बार बार रीरन नहीं करेंगे। मुझे 3 आई हुई है रिक्वेस्ट फ्रॉम 3 फॉरेन जर्नलिस्ट, प्लीज़ कैन वी हैव योर कमेंट ऑन योर प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट अबाउट पाकिस्तानी सॉइल बीइंग यूज्ड अगेंस्ट ईरान। These things have ramifications, they have repercussions for the state of Pakistan. State of Pakistan आपसे, मेरे से, पीपल्स पार्टी से, पीटीआई से, हम सबसे बाला। आपने कमेंट्स दे दी फॉरेन जर्नलिस्ट को? I chose not to for now because मैं क्या कमेंट दूँ, मतलब मैं तो पाकिस्तान को नहीं इस वक्त कटारे में खड़ा, मैं ना उनको दुश्मन कहना चाहती हूँ। वो भूल जाते हैं कि वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भूल जाते हैं कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, पीटीआई की पाकिस्तान नहीं है। लेकिन आप उन लोगों में शामिल हैं जो बार बार ये कहते रहे कि हमें अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए, हमें अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। आप उन लोगों में शामिल? बिल्कुल, 100%। तो अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने, जाहिर बात है मुल्क के अंदर भी जब आप लोग इसका इंसिस्ट करते हैं तो ठीक है, जब मुल्क के अंदर हम एतराफ़ करते हैं, तो अगर बाहर जाकर भी उन्होंने पाकिस्तान की किसी खामी का एतराफ़ किया तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं, देखें, हम ही अब आप यूर एक्टिंग इनोसेंट। हम क्या कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान में जो हमने प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन उनके ख़िलाफ़ जाना चाहिए, पाकिस्तान की जो भी हिस्ट्री रही, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारी स्टेट के अंदर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स वायलेंस ना कर सकें पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, किसी और के ख़िलाफ़। ये सारी हमारे अंदरूनी मामलात हैं, ये हम पाकिस्तानियों की खातिर करते हैं, अमेरिकन की खातिर नहीं, इंडिया की खातिर नहीं, किसी और की खातिर नहीं। और अगर हम बाकी अपने रीजनल नेबर्स की खातिर भी करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे मैंने कहा, अगर तो दोनों वज़ीर आज़म और सदर ईरान की बात हुई होती कि जी आप भी ये कहें, मैं भी ये कहूँगा, ताकि ये लेवल हो जाता है, ख़ुद अपने आप को अक्यूज़ करते हैं और ख़ुद ये एतराफ़ करते हैं कि जी हमारा सॉइल पाकिस्तान का ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है, तो उनकी स्टेटमेंट इज़ अ स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देखेगा। कल को खुदा वो कहते हैं कि देखिए ईरान हमारा कोई इंडिया की तरह दुश्मन भी नहीं है, ठीक है, 2 भाई आपस में बैठे हों तो उसमें अगर कोई इस तरह, यही तो बात है सलीम साहब, भाइयों को बैठने का मौका मिलता है बंद कमरों में, 1-on-1 मीटिंग्स भी होती हैं, डेलीगेशन लेवल मीटिंग्स भी होती हैं, उनका उसमें आप दिल खोल के बोलें। हमने क्या क्या नहीं बात की हुई हर किसी के साथ। हमने एक दफ़ा कृष्णा साहब को मैंने आई लिटरली सेड कि आप ये अपने नोट्स को ज़रा हटा दें एंड लेट्स टॉक, बिकॉज आई नो व्हाट योर नोट्स आर गोइंग टू से। और हमारे लोग ज़रा परेशान हो गए, उन्होंने कहा इस तरह तो हम इंडिया के साथ डायलॉग नहीं करते, एंड दैट वाज परहैप्स द मोस्ट इफेक्टिव मीटिंग वी हैड विद देम। तो आप बंद कमरे में, यू नो, इन डेलीगेशन लेवल टॉक्स आप बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए हिंदुस्तान है, और फिर हिंदुस्तान के साथ जंग की कैफियत बनी, उसमें जो इमरान खान साहब की हैंडलिंग थी उसको तो पूरी दुनिया अप्रिशिएट करने लगी। तो यही तो देखें, आपने मेरा पॉइंट जो मैं बनाना चाहती थी आपने खुद बना दिया। उस वक्त अपोजिशन का क्या स्टैंडिंग थी? क्या उस वक्त मैं, ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर, हम सारे पाकिस्तान के नंबर 2 फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं बने हुए थे? क्या हम सब ने जाके पूरा का पूरा सपोर्ट नहीं किया एट एवरी लेवल, वेदर इट्स अल जज़ीरा, BBC, CNN, हर जगह पाकिस्तान के अंदर भी नैरेटिव शेपिंग में? क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज डूइंग एवरीथिंग राइट। जब आप सब कुछ सही करेंगे, हम तो पहले कह रहे हैं, इंडियन फ्रंट पे तो अभी तक उन्होंने कोई गलती नहीं की है ना? नहीं, इंडियन फ्रंट पे मोदी को कहना कि आप वो इलेक्ट हो जाएगा तो कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा, ये गलती तो इज़ अ स्मॉल वर्ड फॉर इट। देखें, मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बन के, उनका गुजरात का बैकग्राउंड है एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट ना हुए होते और हमें उनकी हिस्ट्री एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना पता होती, तो हम कह सकते थे जी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, उसका जो भी आएगा वो प्राइम मिनिस्टर बन के उसके ऊपर जब वज़न पड़ेगा, जिम्मेवारी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टरशिप का, वो स्टेट्समैन बन जाएगा। बट इस बंदे ने लिंचिंग कराई है मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुसलमानों की कत्लो गारत कराई है, कश्मीर को ख़त्म कर दी, मीनिंग उनको हर किस्म की आज़ादी उनसे छीन ली है। वहाँ पे रेप हुआ है, वहाँ पे पेलेट गन्स हुई हैं, वहाँ पे स्टेट टेररिज्म इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे पूरी की पूरी उनको हर चीज़ करने की, टेररिज्म फैलाने की इजाज़त हुई है बाय द स्टेट। एक ऐसे वज़ीर आज़म को जब हमारा वज़ीर आज़म इंडोर्स करता है और कहता है कि वो अगर फिर से बनेगा तो कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा, तो फिर हम क्या वज़ीर आज़म की के सोचने के तरीके, आई एम बीइंग केयरफुल नाउ,
पे अपने एतराज़ात करें या सोचें उसके बारे में कि वो साउंड मतलब सोच रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ बयान दिया है या एक तज्जिया किया है कि अगर इस तरह हुआ तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप तो उस इंडिया के साथ तिजारत करने जा रही थी, मौका मिला आइंदा भी करेंगे। बट क्या हम बैठे हुए यहाँ कह रहे थे वहाँ पे किसको इलेक्ट होना चाहिए? देखिए आप समझे ना, आप समझते हैं सब कुछ। you're acting much more innocent than you are over here because आप ये सारी छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं कि क्या ये शोभा देता है एक वज़ीर आज़म को कि वो अपने एक नेबरिंग कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और सोनिया गांधी वहाँ से कहे कि इमरान खान अगर वहाँ इलेक्ट होगा तो हम शायद उनसे बेहतर डायलॉग कर सकें, या मौलाना फजल रहमान इलेक्ट होंगे तो हम शायद उनसे बेहतर डायलॉग कर सकें, एट्सेट्रा। देखिए फिर आप समझते हैं कि ये दिस इज़ ओके, दिस इज़ एक्सेप्टेबल कि आप जहाँ पे आपके राइट में ईस्ट में और आप कह रहे हैं मोदी वहाँ इलेक्ट हुए, वेस्ट वालों को कह रहे हैं जिनके साथ आपकी मुश्किल तरीन रिलेशनशिप है ये, और बड़ी अहम तरीन रिलेशनशिप है और बड़ी नाजुक रिलेशनशिप है, और आपको अल्लाह की तरफ से एक मौका मिला हुआ है कि आप यू डूइंग एवरीथिंग राइट व्हेन इट कम्स टू द पीस डायलॉग। ठीक है, आपको एक मौका मिला हुआ है अल्लाह की तरफ से, और आप एक दफ़ा बयान देते हैं कि जी वहाँ पे इंटरिम सेटअप आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी असल वो तो उस मुल्क की पॉलिसी होती हैं इदारों की, कहते हेड ऑफ गवर्नमेंट के बयानात ट्रंप क्या कुछ नहीं कहता, तो अगर ट्रंप इतनी सारी कुछ कहते हैं तो ठीक है, इमरान खान साहब भी अगर इसी तरह बयान, फिर ठीक है, देख लें माशाल्लाह ट्रंप साहब ने अमेरिका के क्रेडिबिलिटी को और अमेरिका के स्टेटस को दुनिया में क्या किया है, और अमेरिका की हर चीज़ इस वक्त कहाँ जा रही है। मैं तो कहती हूँ ये जो इंसाइट हो रही है ना, हेट्रेड और बहुत ज़्यादा दुश्मनी विद इन द कंट्री, एक दूसरे को हेट्रेड, यू नो, कंप्लीट एनिमोसिटी, एंटागनिस्टिक बिहेवियर, ये बहुत ख़तरनाक है। ट्रंप ने अमेरिका में किया है, मोदी ने इंडिया में किया है, और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने पाकिस्तान में किया है। ये जो हम जंगें सोशल मीडिया में कर लेते हैं, हर किसी को गंदा बुरा भला किसी जगह पे रुकते नहीं है, कोई हमारी बेस लाइन नहीं रहेगी, कोई हमारी रेड लाइन नहीं रहेगी। अब हर किस्म के, आप समझिए जो कुछ ट्रंप ने अमेरिका के साथ किया वो इमरान खान साहब पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, आप देख लेना जी। देखिए आप हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? व्हाट आर वी टीचिंग आवर यूथ? अटैक, हर कोई गंदा, हर कोई बुरा, सिर्फ इस एक को प्रोटेक्ट करो। आप जो मर्जी कर लें, आई विल नेवर एवर, मैं सियासत छोड़ दूंगी, मैं इस लेवल पे स्टूप डाउन करना पसंद नहीं करूंगी, और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता फ्रैंकली स्पीकिंग हम सबको शायद ये सोचना पड़े कि भाई अपनी इज़्ज़त, अपना काम करें, अपना घर में सुकून से रहें, या पूरा हर रोज़ 6 जवाब दें, कभी फवाद चौधरी का, कभी किसी और का, कभी किसी और का। ये लोग तो बात सुनते हैं, बात शुरू करते हैं। वज़ीर कल मुराद सईद साहब को बोलने के लिए पूरा आपने पार्लियामेंट को हॉस्टेज बना दिया। इतना इंपॉर्टेंट था उनका बोलना। फेडरल मिनिस्टर है ना जी, लेकिन किस चीज़ के हैं? वहाँ पे तो फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी। अगर वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टरों का खड़ा होता, शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े होते, हम में से कोई भी ना, हम कहते ठीक है। लेकिन जब हमें पता है कि एक बंदे ने रोज़ वही रिपीट पे ऑडियो स्टॉप रिवाइंड प्ले कर देना है, और उसमें गालम गलोच आना है और ज़ातियात पे बात आनी है, और क्या ये पाकिस्तान को चलाना इसको कहते हैं? नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं मोहतरमा हिना रब्बानी घर साहबा। फाइनेंस भी थोड़े से आते हैं, आपने ख़ुद बतौर फाइनेंस मिनिस्टर भी, स्टेट मिनिस्टर डील भी किया है, और हफीज़ शेख साहब के साथ काम भी किया है शायद। आप क्या समझती हैं कि अब कुछ काबू हो जाएगी हमारी मईशत हफीज़ शेख साहब के आने से? देखिए, इस वक्त वी लॉस्ट 9 वेरी क्रूशल इंपॉर्टेंट मंथ्स। तो आई विल कोट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन दैट। देखिए, उन्होंने एक उनका मैं सुन रही थी जब वो अपोजिशन में थे, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने ये भी कहा मैं मर जाऊँगा, लोन ही लूँगा, हम IMF नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। ये कौन करता है? ये वो इंसान करता है जिसको पता ना हो कि स्टेट क्राफ्ट और स्टेट रनिंग क्या है। क्योंकि कोई अगर उसके दूर से भी गुजरा होगा, उसको पता होगा कि कोई भी मुल्क लोन लिए बगैर गुजारा नहीं कर सकता, और स्पेशली पाकिस्तान जैसा मुल्क। और उनको पता हो कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, इनको आते साथ प्रॉब्ली IMF के पास जाना पड़ेगा। जब आपको ये पता ना हो तो आप इस तरह की स्टेटमेंट्स कर सकते हैं। और उनकी एक स्टेटमेंट थी कि जी जो हुकूमत ने जो करना होता है पहले 100 दिन में करती है, और पहले 100 दिन में आप दिखा देते हैं कि आपने क्या करना है। अगर पहले 100 दिन में आपने कुछ नहीं किया, पहले 100 दिन क्या, हम तो पहले 9 महीने को रो रहे हैं। पहले 9 महीने गुजर गए और हमने हर चीज़, स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान की क्वार्टरली रिपोर्ट जो नेशनल असम्बली की फ्लोर में आई है, वो अगर आप उठा के देख लें तो आपको एक पूरा का पूरा, कहते हैं ना, पता ये मौक़िफ़ उनका दुरुस्त नहीं है कि चूँकि इस हुकूमत ने पहली मरतबा बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाला है,
इसलिए उन्होंने अपने पैसे को मार्केट से आउट कर दिया है जिसकी वजह से क्राइसिस नज़र आ रही है? देखें ये तो बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना बात होगी ना। मेरे नज़र में इस वक्त कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। आप ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं? क्या ऐसी इन्वायरमेंट से मुल्क बढ़े हैं? ये मलेशिया की बड़ी एग्जांपल देते हैं। क्या मलेशिया इस इन्वायरमेंट में ग्रो किया और डेवलप किया और प्रॉस्पर किया? अभी तो आपने एक बेसिकली एक दिखाया हुआ है हर किसी को कि जी हम किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं ज़रूरत, हम जिसके पीछे चाहें हम जा सकते हैं। तो क्या लूटी हुई रकम कौम की वापस नहीं लेनी चाहिए? देखिए आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करके जो साबित होता है कि उसकी लूटी हुई रकम है आप ज़रूर वापस लें, बट ड्यू प्रोसेस तो फॉलो करें। क्या आप ये सबको हद करियाँ पर ना कि सबको अंदर करके, क्या ये पाकिस्तान का मशगला रह गया? इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? मेरे नज़र में नहीं बढ़ेगा। मेरे नज़र में ये पाकिस्तान को इस वजह, जैसे मैं आपको कही थी ना, अगर कोई तनकीद करे तो क्या हम पूरा दिन तनकीद का जवाब देते रहें, या हम अपना काम करें, अपना कोई रोज़ी रोटी कमाएं, अपनी पार्लियामेंट में जो जिम्मेवारी है वो पूरी करें, अपने बच्चों की जिम्मेवारियाँ पूरी करें, खावन की, माँ बाप की, या जवाब देते रहें? मुल्क भी इसी तरह है। आप मुल्क को आपने किस डगर पे चला दिया कि हर कोई चोर, इसको भी पकड़ो, उसको भी। अब जो चोर भी नहीं है वो भी लेके अपने बैठे हुए। हमारा बड़ा छोटा सा बिजनेस है, लेकिन उसमें भी इस वक्त आपको एक पूरा स्लम्प नज़र आ रहा है। तो क्या ये हकीकत नहीं है कि पिछली हुकूमतों ने ज़ाहिरी बात है मईशत को एक तबाहाल हालत में छोड़ा है उनके पास? आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू एट ऑल। मेरा जो कर्जों की वो बात कर रहे हैं कि जी इतने हज़ार से वो इतने तक चले गए। देखिए वो जितने हज़ार से जितने तक गए, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप प्रोपोर्शनेट देखें, इन्होंने 9 महीने में कितने कर्जे लिए हैं। ये बात कहना कि जी उन्होंने इस बदहाल में छोड़ दिया, ये सारा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें उस दौर के कर्जों को लुटाने के लिए ये मजीद कर्जे इतनी बड़ी मकदार में देखें, एज अ परसेंटेज ऑफ GDP आपके कर्जे प्रॉबेबली कंसिस्टेंट रहे हैं। ठीक है, मैं इसहाक डार साहब की बिल्कुल पॉलिसीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती, बिकॉज मेरे नज़र में उन्होंने एक लो ग्रोथ हाई स्टेबलाइजेशन टाइप ऑफ पॉलिसी फॉलो की थी, और उन्होंने पब्लिक सेक्टर को रिलाइन कर दिया था इंटायरली ऑन बोरोइंग। आई डोंट फॉलो दैट, बट ये कहना कि जी हमारी अब 9 महीने की परफॉर्मेंस इज इंटायरली बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस ईयर्स इज़ नेवर राइट। ये कभी भी सही नहीं होता कि जी हमें ऐसे हाल में मिली, हमें वैसे हाल में मिली। आप सबसे पहले तो आप यू लैक डिसीजन पावर, बिकॉज आप कुछ और कह रहे थे, आपका वजीर ख़जाना कुछ और कह रहा था। अगर इतने बुरे हालात में मिली तो क्या आपको वेट करना चाहिए था 9 महीने बिफोर गोइंग टू द IMF? फिर तो आपको इमीडिएटली देखें, अगर इतने बुरे हालात में मिली, और फिर ये कहना, फिर लोगों की लार्जेस पे करना। कभी आप किसी के पास भीख मांग के जा रहे हैं, आप तो कहते थे भीख मैं मांगूँ मुझे मेरा सर कलम कर दें, तो आपने तो पूरे पाकिस्तान में ऐसी भीख मांगी जो इसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। अच्छा चलो, ये तनकीद तो बहुत हो रही है इस हुकूमत की पॉलिसियों पे। आज आपको इख्तियार दिया जाता तो पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकालने के लिए इकनॉमिक फ्रंट पे आप क्या 3 बड़े इक़दाम उठाती? 1 2 3। अच्छा, दैट्स अ वेरी बिग कॉल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू आंसर दैट क्वेश्चन। अगर फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे कहें तो मैं शायद ज़्यादा बेहतर। चलिए फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करूँ। मुझे जो इस हुकूमत में कंप्लीट डिसरे नज़र आ रहा है, फॉरेन ऑफिस कुछ और कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ और कह रहा है, और प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने फॉरेन ऑफिस में एक रूल बनाया हुआ था, इंडिया के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी जब तक हमारा स्पोक्स पर्सन ने भी अगर इंडिया पे कुछ देना है, इट नीडेड द अप्रूवल ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, बिकॉज हमने उनको लान तान करना, ये कहना कि वो हमारे दुश्मन है मर गए, हमने ख़त्म कर दिया। सो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल रोल्स रीडिफाइन करें, एक प्रोटोकॉल्स बनाएं कि जी आपके अगर प्रेस स्टेटमेंट देनी है इस तरह की जो इतनी, तो आप ये हमसे पूछे बगैर नहीं देंगे। फॉरेन ऑफिस को भी अगर प्राइम मिनिस्टर ने बताना है कि जी अगर मैं ईरान जा रहा हूँ 2 दिन पहले अगर आपने कुछ रिलीज़ करना है तो बराए मेहरबानी मुझसे आप कंसल्ट कर लें, किसी और से भी शायद कंसल्ट कर लें, एटसेट्रा। सबसे पहले। दूसरी, व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी? मुझे नहीं नज़र आ रही। आप मुझसे पूछें आपकी हुकूमत की क्या प्रायोरिटी, मैं कहती हूँ रीजन, मैं कहती हूँ ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान एंड चाइना, इमीडिएट रीजन, एंड देन बाकी फैलना। सो सेकंड, मैं प्रायोरिटी वापस लेकर आऊँ रीजन पे एंड उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ट्रेड कॉरिडोर्स, आपने रीजनल हब अगर बनना है जो आपको अल्लाह ने दिया है तो आपको करना पड़ेगा। एंड थर्ड, आई थिंक आई वुड गो बैक टू ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट अ लॉट, बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान को वापस कॉन्फिडेंस देने में, बहुत ज़्यादा। ये जो हमारी पॉलिसी में स्टैंडिंग कमेटी में हमें बताया गया फॉरेन अफेयर्स की कि अब हम अफ्रीका में मंडियाँ ढूंढेंगे, ये जो दूर दराज में हम मंडियाँ ढूंढें, मंडी हमेशा एज इन द मार्केट फॉर योर गुड्स। हो सकता है अफ्रीका पड़ोस में आया हो ना, अफ्रीका शायद ज्योग्राफी चेंज हो गया, मुझे भी पता चला। हाँ, बहुत शुक्रिया मोहतरमा हिना रब्बानी कर साहबा हमें हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आगाह करते रहिए। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।